दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है उसके बारे में। टॉपिक का नाम है टैक्स, कर, जो हम चाहे या ना चाहे देना ही होता है। तो टैक्स क्या होता है? टैक्स सरकार के द्वारा आरोपित एक अनिवार्य शुल्क होता है। जिस पे लगेगा उसको ही देना पड़ेगा। क्या? जिस पे लगेगा उसको ही देना पड़ेगा। और टैक्स दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता, अर्थात जिस पे लगता है उसी को चुकाना होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि मेरी जगह ये टैक्स देगा, ऐसा नहीं हो सकता। और कर के बदले सरकार कर देने वाले व्यक्ति या संस्था को प्रत्यक्ष रूप से कोई वस्तु या सेवा की गारंटी नहीं देती है। कि जैसा कि हम सोचते हैं कि हम पैसे देते हैं, उसके बदले हमें ये चीज़ मिलती है, लेकिन टैक्स ऐसी चीज़ होती है जिसको देने के बाद हम सरकार से नहीं पूछ सकते कि हमने टैक्स दिया है, आप हमें क्या दे रहे हो। ठीक है। तो टैक्स देने के बदले व्यक्ति या संस्था को प्रत्यक्ष रूप से कोई सेवा या वस्तु की गारंटी नहीं दी जाती है। कर क्या है? सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत होता है। सरकार के पास जितना भी पैसा इकट्ठा होता है उसमें सबसे बड़ा भाग किसका होता है? करों से प्राप्त पैसे। कर के माध्यम से सरकार क्या करती है? अपने खर्चे पूरे करती है। अब बात करें कर की, तो कर दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष कर होता है और एक होता है हमारे अप्रत्यक्ष कर। एक तो हमारे क्या होता है? प्रत्यक्ष कर होता है और एक हमारे क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? जिसे डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है? जिस व्यक्ति या संस्था पर लगाया जाता है उसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सरकार को वो टैक्स भुगतान करना पड़ेगा। अर्थात प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति या संस्था पर लगाया जाता है उसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सरकार को भुगतान किया जाता है। प्रत्यक्ष कर में के करापात और कराघात दोनों एक ही बिंदु पर लगते हैं। क्या? करापात और कराघात। अब करापात क्या होता है, कराघात क्या होता है? करापात का मतलब है जिस पर लगाया जाता है, और कराघात मतलब जिस पर कर का असर होता है। जैसे मान लो मेरे ऊपर 1 लाख रुपए का इनकम टैक्स लगाया जाता है, तो करापात मेरे ऊपर हुआ है। और कराघात का मतलब ये है कि मेरी तनख्वाह से 1 लाख रुपए कम होगा, तो टैक्स भी मेरे ऊपर लगाया गया है और चुकाना भी मेरे को पड़ेगा। तो करापात और कराघात क्या है? दोनों एक ही। अब आप सोचेंगे ये तो वही बात है, लगाएंगे जो ही तो देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा जैसे जीएसटी होता है, हम किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, उसमें सरकार के द्वारा जीएसटी लगाया जाता है। ठीक है। तो करापात तो क्या है कि जीएसटी तो हमारे रेस्टोरेंट पे लगता है, लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक जीएसटी नहीं देता है, तो फिर कौन देगा? तो वो खाना खाएगा ना, वो देता है। इस तरह वहाँ करापात और कराघात अलग अलग होते हैं। लेकिन हमारे प्रत्यक्ष कर में क्या होता है? करापात और कराघात क्या एक ही बिंदु पर या एक ही व्यक्ति पर लगता है। फिर बात करें प्रत्यक्ष कर में, कर भार का हस्तांतरण नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष कर में क्या? कर भार का हस्तांतरण नहीं कर सकते। जिस पे कर लगाया जाएगा उसी को वह कर चुकाना पड़ेगा। अब प्रत्यक्ष कर की बात करें तो प्रत्यक्ष कर दो तरह के होते हैं। एक तो केंद्र सरकार लगाती है जो, और दूसरी राज्य सरकार लगाती है वो। कौन कौन से? एक तो केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार। अब बात करेंगे केंद्र सरकार कौन कौन से प्रत्यक्ष कर लगाती है। तो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष करों की बात करें तो कौन कौन से हैं? पहले वो आता है हमारा आयकर। पहला क्या आता है? हमारा आयकर, जो हमारी केंद्र सरकार लगाती है। सरकार के द्वारा आय पर क्या? व्यक्तिगत आयकर लगाया जाता है। क्या? आय के ऊपर लगाया जाता है व्यक्तिगत आयकर। सरकार के द्वारा कर योग्य आय पर ही आयकर लगाया जाता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि 2 लाख रुपए कमाता है तो उस पर आयकर लग जाए। क्यों? क्योंकि मिनिमम 5 लाख रुपए से ऊपर की जो आय होती है उसी पर आयकर लगाया जाता है। और जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे कर की दर भी बढ़ती जाती है। इसलिए आयकर को क्या बोलते हैं? प्रगतिशील कर कहते हैं। अब आप सोचेंगे प्रगतिशील कर क्या होता है? कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे कर की दर बढ़ती जाएगी। जैसे 5 लाख पर कोई टैक्स नहीं, इसके ऊपर फिर 5%, 10%, 20%, इस तरह क्या आय की वो कर की दर बढ़ती जाएगी। आयकर से क्या? आय की असमानता कम होती है। आयकर से क्या होती है? आय की असमानता कम होती है, ये आप याद रखेंगे। फिर आते हैं ग्रॉस इनकम। आपसे कई बार पूछते हैं कि आपकी इनकम कितनी है। कोई कहे कि मेरी इनकम 40,000 रुपये है, दूसरा व्यक्ति कहता है इनकम तो छोड़ो, आप ये बताओ आपकी ग्रॉस इनकम कितनी है। तो आप सोचेंगे ग्रॉस इनकम मतलब कि एक साल में आय के जितने भी स्रोत हैं सबसे कुल मिला के आपको कितने पैसे प्राप्त हो जाते हैं, तो वह आपकी कहलाती है ग्रॉस इनकम।
जिसमें हो सकता है आपके ऑफिस से प्राप्त होने वाली सैलरी है, अन्य स्रोत जितने के हैं, जैसे मान लो कोई बाहर से शेयर मार्केट हो या फिर कोई अन्य संस्थान हो जिससे कोई पैसा प्राप्त होता है, तो वो सारे स्रोतों से मिला के जो राशि प्राप्त होती है वह आपकी सकल आय या ग्रॉस इनकम कहलाती है। अब बात करते हैं कर योग्य आय की। कर योग्य आय किसे कहते हैं? जिसे आपकी सकल आय या ग्रॉस आय, उसमें जितनी भी छूट दे रखी है, जैसे मान लो सरकार के द्वारा 1 लाख 1.5 लाख की छूट दे देती है, उन छूटों को घटाने के बाद जो राशि बचती है वह हमारी क्या कहलाती है? कर योग्य आय कहलाती है। और कर योग्य आय की छूट में हमारे एग्रीकल्चर इनकम, लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, लाइफ इंश्योरेंस, सेविंग स्कीम, ये सब चीज़ें शामिल होती है। फिर आता है हमारा कॉर्पोरेट टैक्स या निगम कर। क्या कॉर्पोरेट टैक्स या निगम कर की बात करें तो निगम कर या कॉर्पोरेट टैक्स क्या व्यावसायिक संस्थाओं के जो लाभ होता है उसके ऊपर लगाया जाता है। जो व्यावसायिक संस्थाएं लाभ कमाती है तो उन लाभ पर क्या है? हमारा निगम कर या कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है। निगम कर में दी जाने वाली जो छूट होती है उसके कारण बहुत सारे कर के विवाद उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्या है, कोई व्यक्ति निगम में बहुत सारी गलत प्रकार की छूट भी ले लेता है, और इस प्रकार छूट लेते लेते वह अपने टैक्स को बिल्कुल शून्य की तरफ ले जाता है। निगम कर में छूट के कारण कई विवादों के कारण तो विवादों को कम करने के लिए सरकार ने यह प्रावधान कर दिया कि यदि कोई कंपनी छूट का प्रयोग नहीं करती है तो उस पर निगम कर की दर 25% के बजाय 22% ही लगाई जाएगी। क्यों? क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, छूट को कम करते 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 0% पर ले जाते हैं। वर्ष 2019 के बाद यदि कोई नई कंपनी है, विनिर्माण क्षेत्र में काम कर रही है, तो उस नई कंपनी पर निगम कर की दर 15% ही लगाई जाएगी। क्या होगा? उस नई कंपनी पर निगम कर की दर 15% ही लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं। निगम कर में यह प्रावधान क्या करता है? निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लगाया गया है कि ये वाले दोनों प्रावधान बढ़िया है, अच्छे हैं। अब वही है, कर योग्य लाभ क्या होता है? कर योग्य लाभ का मतलब होता है कि जो हमारा सकल लाभ है उसमें से यदि छूट को घटा दें तो हमारे कर योग्य लाभ आता है निकल के। क्या? हमारे सकल लाभ में से छूट को यदि घटा दें तो क्या आता है? कर योग्य लाभ आता है। अब आता है एक मैट का मतलब न्यूनतम वैकल्पिक कर या मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स किसे कहते हैं? तो कुछ कंपनियों के द्वारा छूट का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी छूट होती है तो छूटों का प्रयोग बहुत सारा कर लेते हैं, तथा उन कंपनियों के द्वारा अपने कर देयता को शून्य कर दिया जाता है कि ऐसा करते करते कि उनके ऊपर टैक्स 0 हो जाता है। ऐसे कंपनियों के ऊपर एक वैकल्पिक कर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? एक वैकल्पिक कर लगाया जाता है कि जो सारे टैक्स नहीं दे रहे उसको एक टैक्स तो देना ही पड़ेगा, जिसे क्या कहते हैं? न्यूनतम वैकल्पिक कर कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? न्यूनतम वैकल्पिक कर कहा जाता है। यदि कोई कंपनी 15% से कम कर चुकाती है तो उस पर 15% न्यूनतम वैकल्पिक कर तो लगाया जाएगा ही, अर्थात उसे कितना कर देना है? 15% वैकल्पिक कर तो देना ही पड़ेगा। अब बात करें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, अर्थात प्रतिभूति लेन देन कर। कौन सा? प्रतिभूति लेन देन कर की बात करें जिसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं। शेयर बाजार में प्रतिभूतियों के लेन देन पर यह प्रतिभूति कर लगाया जाता है। शेयर बाजार होता है तो शेयर बाजार में जो प्रतिभूतियाँ होती है, सिक्योरिटीज होती है, उनके लेन देन पर क्या है? ये टैक्स लगाया जाता है, प्रतिभूति लेन देन कर। फिर आता पूंजीगत लाभ कर, कैपिटल गेन टैक्स। जब किसी परिसंपत्ति को बेचा जाता है तब उस परिसंपत्ति पर हुए लाभ पर पूंजीगत लाभ कर लगाया जाता है। अब पूंजीगत लाभ कर दो तरह का होता है, एक तो अल्पकालिक और एक होता है हमारे दीर्घकालिक। क्या? एक तो अल्पकालिक होता है, एक क्या होता है? दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर होता है। सबसे पहले आता है हमारा अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर। इसका मतलब है यदि आपने कोई परिसंपत्ति खरीदी, एसेट खरीदा, और उसको खरीदने के 3 साल से पहले आपने उस एसेट को बेच दिया, अर्थात 3 साल भी आपने उस एसेट को अपने पास नहीं रखा, तो बेची गई संपत्ति पर सरकार के द्वारा अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर लगाया जाता है। क्या? आपने 3 साल से पहले पहले उसको बेच दिया तो क्या होगा? तो जो बेच दिया आपने परिसंपत्ति, तो उस परिसंपत्ति पर क्या है? सरकार के द्वारा अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर लगाया जाएगा। फिर आता दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर। मतलब यदि किसी परिसंपत्ति को खरीदने के 3 साल के बाद उस परिसंपत्ति को बेचा जाता है तब उस बेची गई परिसंपत्ति पर सरकार के द्वारा दीर्घकालिक लाभ कर लगाया जाता है। यदि आपने 3 साल से ज़्यादा रखा है तो दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर लगाया जाएगा।
लेकिन ये चीज़ शेयर बाजार के लिए नहीं है। शेयर बाजार के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कर की सीमा कितनी है? 1 साल। 1 साल के लिए से कम रखते हो तो अल्पकालिक और 1 साल से ज़्यादा रखते हो तो दीर्घकालिक होगा। अब आता है टैक्स इवेजन। क्या टैक्स इवेजन कहते हैं? किसे कहते हैं? वो देखें, कर अपवंचन। यदि किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा कानून का उल्लंघन करते हुए सरकार को कर नहीं दिया जाता तो उसे कर अपवंचन कहते हैं। क्या कर अपवंचन किसे कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति है जो क्या करता है, जो कान वो क्या करता है, सरकार को कर नहीं चुकाता, किसका? तो उसे कर अपवंचन कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति या संस्था के द्वारा कानून का उल्लंघन करते हुए सरकार को कर नहीं चुकाया जाता तो इसे कर अपवंचन या टैक्स इवेजन कहते हैं। फिर एक आता है कर परिहार अर्थात टैक्स अवॉइडेंस। यदि किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा कानून की कमियों का प्रयोग करते हुए कर को नहीं चुकाया जाता तो इसे कर परिहार कहते हैं। अब ये देख लिया आपने, कर अपवंचन का मतलब तो है कि उस पर कर लगाया गया है और उसको कर देना है, लेकिन वो फिर भी कर नहीं देता तो इसे कहते हैं कर अपवंचन। लेकिन कर परिहार किसे कहते हैं? कि नियम कानूनों का प्रयोग किया उसने और उसने अपने टैक्स को कम से कम कर दिया और कम करने के बाद वह उसे नहीं चुकाता, अर्थात जो कम होता है वही चुकाता है, अर्थात गलत कम करने की कोशिश करते हैं, तो उसे कर परिहार कहेंगे। कर परिहार को रोकने के लिए सरकार के द्वारा सामान्य कर अपवर्जन रोधी नियम मतलब जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, क्या जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स गार, ये लगाया जाता है। कर परिवर्जन रोधी नियम को गार भी कहते हैं, तो ये लगाते हैं ताकि वह ऐसा ना कर सके। फिर बात करते हैं भूतलक्षी कराधान। क्या भूतलक्षी कराधान की बात करें तो जब सरकार के द्वारा भूतकाल में जाकर कर आरोपित किया जाता है, सरकार क्या करती है, भूतकाल में जाकर कर आरोपित करती है, तब उस कर को भूतलक्षी कराधान कहा जाता है, अर्थात सरकार के द्वारा भूतकाल के लेन देन पर कर लगाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? भूतलक्षी कराधान कहते हैं। क्या करती है सरकार? तो सरकार के द्वारा भूतकाल के लेन देन पर कर लगाया जाता है, जिसे भूतलक्षी कराधान कहते हैं। और भूतलक्षी कराधान क्या भारत सरकार के द्वारा 2012 में जोड़ा गया था, लेकिन केएन एनर्जी ने इसके मामले में विवाद कर दिया, जिसके बाद भूतलक्षी कराधान को 2021 से हटा दिया गया। तो आप देख सकते हैं ये भूतलक्षी कराधान 2012 में सरकार के द्वारा जोड़ा गया था। क्यों? क्योंकि कई कंपनियों ने ऐसे नियम कानून का फ़ायदा उठाया जिससे उन्होंने टैक्स बिल्कुल भी नहीं दिया, तो उसे रोकने के लिए और उन पर टैक्स आरोपित करने के लिए भूतलक्षी कराधान का प्रावधान 2012 में लाया गया था। लेकिन केन एनर्जी ने जो हमारे बाड़मेर के अंदर जो प्राकृतिक गैस और तेल का उत्खनन करती है, जब उससे विवाद हो गया तो इस प्रावधान को हटा दिया गया। फिर आता है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अर्थात सीसीटी। या कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या सीसीटी की बात करें तो वस्तु लेन देन कर की बात करें तो वस्तु लेन देन कर सरकार के द्वारा शेयर बाजार के कमोडिटी मार्केट में वस्तुओं के लेन देन पर लगाया जाता है। जब वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है तब उसमें सीसीटी या कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाता है। फिर आता है हमारा लाभांश वितरण कर। क्या आता है? लाभांश वितरण कर या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। लाभांश वितरण कर सरकार के द्वारा लाभांश के वितरण पर लगाया जाता है। जो लाभांश इकट्ठा किया जाता है, जैसे मान लो कंपनी के द्वारा लाभांश बांट रहे हैं कि कंपनी की इतना फायदा हुआ, तो उस समय लाभांश वितरण कर बांटा जाता था। सरकार के द्वारा लाभांश वितरण कर को 2020 में समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में सरकार किसी भी तरह का कोई लाभांश वितरण कर या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या डीडीटी है तो इसको नहीं लगाती है। फिर आता हमारा संपत्ति कर, जिसको वेल्थ टैक्स कहते हैं। संपत्ति कर सरकार के द्वारा संपत्ति पर लगाया जाता है। संपत्ति कर में कर से ज़्यादा कर को कलेक्ट करने की लागत ज़्यादा आती थी, अर्थात संपत्ति कर में क्या होता था, इतना कर तो हम सरकार को प्राप्त होता नहीं था जितनी मशीनरी उसको इकट्ठा करने के लिए लगाई जाती थी। इस कारण 2015 के बाद इस टैक्स को समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें लागत बहुत ज़्यादा आती थी। वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा संपत्ति कर नहीं लगाया जाता है। फिर आता है एफबीटी। एफबीटी का मतलब होता है अनुषंगी लाभ कर। क्या? कौन सा टैक्स है? एफबीटी। एफबीटी का मतलब है अनुषंगी लाभ कर, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। अनुषंगी लाभ कर मतलब फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। अनुषंगी लाभ कर का मतलब है किसी कंपनी के द्वारा कंपनी के कर्मचारी को या किसी कंपनी के द्वारा कंपनी के कर्मचारी को वेतन अतिरिक्त दिए
वेतन के अतिरिक्त जितने भी लाभ दिए जाते हैं उन पर लगाया गया कर। ठीक है, अर्थात गैर मजदूरी पर लगाया गया कर ही अनुषंगी लाभ कर कहलाता है। अर्थात जो वेतन तो मिलता है, भत्तों के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे अनुषंगी लाभ कर कहते हैं। किसी कंपनी के जो कर्मचारी है उनको घूमने के लिए दिया गया अतिरिक्त लाभ भी इसके अंदर शामिल किया जाता है, अनुषंगी लाभ कर। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स भारत सरकार के द्वारा अनुषंगी लाभ कर वर्ष 2009 में समाप्त कर दिया गया था। अनुषंगी लाभ कर क्या 2009 में समाप्त हो गया था। वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा अनुषंगी लाभ कर नहीं लगाया जाता। फिर बात करें बैंकिंग लेन देन कर अर्थात बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, BCTT। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स की बात करें तो बैंकिंग नगद लेन देन कर सरकार के द्वारा बैंक में किए गए लेन देन पर लगाया जाता है। जितना भी बैंक लेन देन करती है तो उस पर लगाया गया टैक्स क्या है, बैंकिंग नगद लेन देन कर कहलाएगा। बैंकिंग नगद लेन देन कर के कारण वित्तीय समावेशन प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी है ना बैंकिंग के अंदर इतना लेन देन नहीं करता है, अर्थात बंद और कर देता है, सारा काम कैश में करना शुरू कर देता है। अर्थात बैंक से पैसे निकालना और पैसे डालना इस कार्य को बंद कर देता है। इससे वित्तीय समावेशन क्या है, प्रभावित होता था। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, बैंकिंग नगद लेन देन कर वर्ष 2005 से 2009 के बीच में लगाया था, उसके बाद में समाप्त कर दिया। वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा बैंकिंग नगद लेन देन कर नहीं लगाया जाता, ये आप याद रखेंगे। फिर आता हमारा गिफ्ट टैक्स, जिसे कहते हैं उपहार कर। उपहार कर भारत सरकार के द्वारा 50,000 से ज़्यादा के उपहारों पर लगाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति 50,000 से ज़्यादा का उपहार प्राप्त करता है तो उससे क्या कहते हैं, उपहार कर देना अनिवार्य है। भारत सरकार के द्वारा उपहार कर को 1998 में समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि लोगों ने फिर कैश देना शुरू कर दिया उपहार की बजाय। वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा उपहार कर नहीं लगाया जाता। फिर आता है एस्टेट ड्यूटी अर्थात संपत्ति शुल्क या संपदा शुल्क। भारत सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जब उसकी वसीयत का हस्तांतरण होता है अपने जैसे संत पुत्रों को या फिर किसी भी उत्तराधिकारी को, तो उस पर संपत्ति शुल्क या संपदा शुल्क लगता है। जैसे पहले के ज़माने में तलवार बंधाई कर लगता था। जब एक सामंत की मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद उसका कोई उत्तराधिकारी सामंत बनता था तो उसे तलवार बंधाई कर देना पड़ता था राजा को। तो उसी तरह का टैक्स होता है संपत्ति शुल्क या संपदा शुल्क, जिसे एस्टेट ड्यूटी कहते हैं। तो इसमें भी किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो उसकी वसीयत का हस्तांतरण उसके उत्तराधिकारियों में करते हैं तो उसको टैक्स देना होता था। भारत सरकार के द्वारा संपत्ति शुल्क को 1985 में समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में इस तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, संपत्ति शुल्क। ये हमने बात की केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए करों की। अब बात करेंगे हम राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं। पहला आता हमारा कृषि आय पर कर। कौन सा? कृषि आय पर कर मतलब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। राज्य सरकार के द्वारा कृषि आय पर कर लगाया जा सकता है, लेकिन कोई भारत में किसी भी राज्य सरकार के द्वारा अभी तक ऐसा कर नहीं लगाया गया। क्या? लेकिन भारत में अब तक किसी भी राज्य सरकार के द्वारा कृषि आय पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता, जबकि ये लगाए जा सकते हैं। फिर आता प्रोफेशनल टैक्स या फिर पेशेवर कर। राज्य में जो काम करने वाले प्रोफेशनल्स होते हैं, पेशेवर होते हैं, उन पर इस तरह का कर लगाया जाता है। पेशेवर कर एक वर्ष में अधिकतम यदि 2,500 रुपये तक लगाया जा सकता है। जो पेशेवर कर होते हैं उन लोगों पर, जो कारीगर होते हैं उन पर क्या अधिकतम 2,500 रुपये तक का टैक्स लगाया जाता है। राजस्थान में पेशेवर कर नाम की चीज़ नहीं है, अर्थात इस तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो वहाँ तो सबसे अनोखा चलता मामला, वहाँ पर पेशेवर कर लगाया जाता है। फिर आता प्रॉपर्टी टैक्स या संपत्ति कर। संपत्ति कर क्या राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। संपत्ति कर क्या होता है? राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। फिर आता है लैंड रेवेन्यू या भू राजस्व। भू राजस्व या भूमि पर लगाया जाने वाला किराया। भू राजस्व राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाती है भू राजस्व। लैंड रेवेन्यू की बात की हमने। फिर बात करेंगे अप्रत्यक्ष कर, जिसे इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। तो हमने अब तक डायरेक्ट टैक्स पढ़ा, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले टैक्सों के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर किसी मध्यस्थ के माध्यम से सरकार को चुकाया जाता है, अर्थात जिस पर लगाया जाता है वह नहीं चुकाता उसे, बल्कि कोई मध्यस्थ चुकाता है। जैसे मान लो हमने खाना खाया रेस्टोरेंट पर,
रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद टैक्स चुकाया, तो टैक्स हम कभी भी सरकार को नहीं देते। टैक्स किसको देते हैं? रेस्टोरेंट के मालिक को। तो रेस्टोरेंट का मालिक क्या करता है? उस टैक्स को सरकार को चुकाता है, अर्थात मध्यस्थ कौन बना? रेस्टोरेंट का मालिक। अब इसे अप्रत्यक्ष कर में क्या करापात और कराघात, क्या करापात और कराघात क्या है? अलग अलग बिंदुओं पे होते हैं। अप्रत्यक्ष कर में कर भार का हस्तांतरण किया जा सकता है, जैसे हमारे जीएसटी में करते हैं। जैसे किसी दुकानदार ने यदि टैक्स दिया है, अब यदि वह दुकानदार अपने सामान को दूसरे दुकानदार को ही बेच देता है, तो ये टैक्स क्या ट्रांसफर हो जाता है। अब बात करें अप्रत्यक्ष कर की, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अप्रत्यक्ष करों के बारे में बात। पहले आता हमारा केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अप्रत्यक्ष करों में सबसे पहला कर आता हमारा उत्पाद शुल्क या एक्साइज ड्यूटी। उत्पाद शुल्क वस्तुओं के उत्पादन पे लगता है। किस पे लगता है? वस्तुओं के उत्पादन पे हमारे उत्पाद शुल्क लगता है। वर्तमान में पेट्रोलियम को छोड़ दो, बाकी सब उत्पादों पर, बाकी को छोड़कर जो उत्पाद शुल्क है जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। अर्थात ये पेट्रोलियम पदार्थ है जिन पर उत्पाद शुल्क नहीं लगता, एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती, नहीं तो सब चीज़ों पर, सब पदार्थों पर हमारे उत्पाद शुल्क लगता है। पेट्रोलियम पदार्थ जैसे कि हमारे कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल, वायुयान, ईंधन, इन सब चीज़ों पर क्या है? उत्पाद शुल्क नहीं लगता है। उत्पाद शुल्क तो लगता है, लेकिन इसको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया। भारत सरकार के द्वारा तंबाकू के जो उत्पाद है उस पर जीएसटी भी लगता है, उत्पाद शुल्क दोनों ही लगाए जाते हैं। जैसे हमारे बीड़ी, सिगरेट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर क्या उत्पाद शुल्क तो लगता है, साथ ही साथ जीएसटी भी लगती है। फिर आता हमारा सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी। भारत में जो सीमा शुल्क आयात निर्यात पर लगाया जाता है। भारत में क्या सीमा शुल्क किस पे लगाया जाता है? आयात निर्यात पर लगाया जाता है। वर्तमान भारत में जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है इसी को छोड़ दो, बाकी सीमा शुल्क को जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको हमारे जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है, बाकी सबको जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। फिर आता है सीएसटी, मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स, मतलब केंद्रीय बिक्री शुल्क। तो केंद्र सरकार के द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में बिक्री पर, अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान बिकने के लिए जाता है तो उस पर केंद्रीय बिक्री शुल्क लगाया जाता है। और वर्तमान में भारत में केंद्रीय बिक्री शुल्क जीएसटी में शामिल हो गया। क्या हो गया? केंद्रीय बिक्री शुल्क किस में शामिल कर लिया गया? जीएसटी में शामिल कर लिया गया। अब आता सर्विस टैक्स। क्या आता है? सर्विस टैक्स, जिसको सेवा कर कहते हैं। सेवा कर भारत में सेवाओं पर आरोपित किया जाने वाला कर है। सेवा कर क्या होता है? भारत में सर्विस होती है, सेवा होती है, उन पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे सेवा कर कहते हैं। और वर्तमान में सेवा कर को जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। आप इनको याद करेंगे, लिख लिख कर याद करें तभी चीज़ें याद होगी। फिर राज्य सरकार जो अप्रत्यक्ष कर लगाती है उनके बारे में बात करें, जिसमें सबसे पहला आता है हमारे बिक्री कर। क्या कौन सा कर आता है? पहला बिक्री कर आता है जो राज्य सरकार लगाती है, जिसको सेल्स टैक्स कहते हैं। राज्य सरकार के द्वारा एक ही राज्य में वस्तुओं की बिक्री पर बिक्री कर लगाया जाता है। अर्थात जिस राज्य में वस्तु बनी है उसी राज्य में बिक्री है तो उसे बिक्री कर लगाएंगे। बिक्री कर को वेट कहते थे, अर्थात वैल्यू एडेड टैक्स। पहले आप सोचते होंगे 100 रुपये की चीज़ है वो 140 रुपये की बिकती थी। क्यों? क्योंकि उस पर टैक्स, वैट, मैट ऐसे करके बहुत सारे टैक्स लगा देते। तो वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। वर्तमान में भारत में पेट्रोलियम पदार्थ को छोड़ दो, बाकी सब पे जीएसटी में, बाकी सबको जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। तो वर्तमान में भारत में पेट्रोलियम पदार्थ को छोड़कर बिक्री कर को जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। फिर आता पेट्रोलियम पदार्थ, जैसे हमारे कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल, वायु ईंधन, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें है इन इसको छोड़ दो, बाकी सबको जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। अब बाकी बिक्री कर तो लगता ही है। फिर आता राज्य उत्पाद शुल्क। क्या आता? राज्य उत्पाद शुल्क अर्थात स्टेट एक्साइज ड्यूटी। राज्य सरकार के द्वारा मानव उपभोग के लिए बनाई गई जो शराब है वह राज्य उत्पाद शुल्क उस पर लगाया जाता है। और राज्य उत्पाद शुल्क की बात करें एक्साइज ड्यूटी की, तो राजस्व का मुख्य स्रोत होता है राज्य के, अर्थात राज्य को जितना भी पैसा प्राप्त होता है उसमें बहुत बड़ा पैसा केवल राज्य उत्पाद शुल्क ये एक्साइज ड्यूटी से मिलता है। और राज्य उत्पाद शुल्क को पूर्ण रूप से जीएसटी से बाहर रखा गया, अर्थात सरकार इसमें मनमाना टैक्स लगाती है। फिर आता लग्जरी टैक्स या विलासिता कर। राज्य सरकार ने विलासिता कर को वर्तमान में जीएसटी में शामिल कर लिया है। फिर आता एडवर्टाइजमेंट टैक्स या विज्ञापन कर। राज्य सरकार के का विज्ञापन पर वर्तमान में जीएसटी में शामिल कर लिया गया, अर्थात जो विज्ञापन कर है वो किस में शामिल है? जीएसटी में, अर्थात उस पर जीएसटी लगता है और कोई टैक्स नहीं।
केंद्र सरकार के द्वारा टीवी में विज्ञापन पर और अखबार में विज्ञापन कर लगाया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा टीवी में विज्ञापन और अखबार में विज्ञापन पर कोई भी कर नहीं लगाया जाता, जबकि केंद्र सरकार इस पर लगाती है। तो आगे बात करें, राज्य सरकार क्या होर्डिंग पर टैक्स लगा सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं रोडों पर जो होर्डिंग्स लगी होती है, और तो उन होर्डिंग्स पर टैक्स लगाती है कौन? राज्य सरकार। फिर आता है एंटरटेनमेंट टैक्स या मनोरंजन कर। राज्य सरकार का मनोरंजन कर वर्तमान में जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। अर्थात जीएसटी में शामिल होता है हमारा मनोरंजन कर, जो हमारे पिक्चर हॉल के अंदर मूवी देखने के लिए हम जाते हैं तब उस पर जो टैक्स लगता है। फिर आता है लॉटरी टैक्स। राज्य सरकार का लॉटरी कर वर्तमान में जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। राज्य सरकार का जो लॉटरी कर है, लॉटरी लगाई जाती है तो उसमें वो भी क्या है? जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। फिर आता है पूंजी व प्रवेश कर या चूंगी एंट्री टैक्स। तो राज्य सरकार का प्रवेश कर वर्तमान में जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। प्रवेश कर को चूंगी कर भी कहते थे। जैसे कोई ट्रक है या कोई बाहर की चीज है जो राज्य के अंदर आती है तो उसे प्रवेश कर या चूंगी कर लगता था, तब उसको क्या है? जीएसटी में शामिल कर लिया गया। फिर आता बैटिंग कर या जुआ कर। अब तो देश के अंदर बहुत सारे बैटिंग कर जुआ कर चल रहे हैं, जैसे ड्रीम 11, ये हमारे बहुत सारे लोगो और पोगो और टोगो, पता नहीं किसी तरह कितने तरह के बैटिंग कर जुआ कर चल रहे हैं। राज्य सरकार का बैटिंग कर जुआ कर वर्तमान में जीएसटी में शामिल हो चुका है। फिर आता हमारा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी मतलब बिजली शुल्क। राज्य सरकार का बिजली शुल्क वर्तमान में जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। राज्य सरकार जो बिजली शुल्क लगाती है वो जीएसटी में शामिल नहीं है, तो आप इनको याद रखेंगे। अब राजस्थान सरकार की बात करें तो राज्य सरकार के वह कर जो कि स्थानीय निकाय को स्थानांतरित किए जा चुके उन करों पर जीएसटी नहीं लगती। स्थानीय निकाय का मतलब हमारी जो पंचायतें नगर निगम है उनकी बात करें तो जो कर उनको स्थानांतरित या ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं उन पर किसी भी तरह का कोई जीएसटी नहीं लगता है। अब बात करेंगे हम किसकी? कर के ऊपर कर की। तो सरकार के द्वारा कर के ऊपर कर दो प्रकार से लगा सकते हैं। जैसे कि हमारा एक तो सेस लगता है और एक सरचार्ज लगता है। क्या लगता है? एक तो सेस लगता है और एक सरचार्ज लगता है। तो सेस किसे कहते हैं और सरचार्ज किसे कहते हैं, तो इसके बारे में बात करें। सबसे पहले आता है सेस। तो सरकार के द्वारा उपकर किसी विशिष्ट उद्देश्य से लगाया जाता है। कोई विशेष उद्देश्य होता है, जैसे हमारा सफाई है, स्वास्थ्य है, हेल्थ है, एजुकेशन है, तो किसी भी कोई विशेष उद्देश्य होता है उसकी वजह से क्या है? कर के ऊपर कर लगाया जाता है, जिसे उपकर कहते हैं। और सरकार के द्वारा उपकर से जो राजस्व प्राप्त होता है उसका उद्देश्य केवल ये होता है कि उस जिस चीज़ के लिए लगाया गया है उसी के ऊपर उसका खर्चा किया जाए। तो इससे प्राप्त राजस्व का प्रयोग सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है जिस उद्देश्य के लिए इसको लगाया गया है। जैसे हमारा एजुकेशन सेस लगता है, हेल्थ सेस लगता है। जैसे अब बात करें इसकी तो शिक्षा उपकर सरकार के द्वारा लिया गया शिक्षा उपकर सिर्फ शिक्षा में खर्च होगा, स्वास्थ्य वाला भी स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च होगा। अब वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार है उपकर से प्राप्त जो राजस्व है राज्य सरकार को साथ बांटने की कोई भी जरूरत नहीं है। अर्थात जो 42% जो 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी, एक मिनट, जो 42% की बात करते थे हमारे 15वें वित्त आयोग में, जिसमें क्या करते थे कि 15% वो 42% अपना जो राजस्व है केंद्र सरकार राज्यों से बांटेगी। तो हमारे वित्त आयोग ने सिफारिश दी कि जो सेस होता है, सेस से जो पैसा प्राप्त होता है वह पैसा क्या है आपको राज्य सरकार से बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। उपकर की प्रकृति कैसी होती है? अस्थायी होती है। अर्थात सामान्य उपकर कुछ समय के लिए लगाया जाता है, स्थायी रूप से नहीं लगाया जाता। जब आपका उद्देश्य खत्म तो उस सेस को हटा दिया जाता है। फिर आता है आपका अधिभार, जिसको सरचार्ज कहते हैं। सरकार के द्वारा अधिभार उन व्यक्ति या संस्थाओं को लगाया जाता है जिनके पास बहुत सारा धन होता है, क्योंकि जिनके पास धन ज़्यादा है तो धन दे भी सकते हैं, इसलिए उनके ऊपर सरचार्ज लगाया जाता है। सरचार्ज की बात करें या अधिभार की बात करें तो सरकार के द्वारा अधिभार से जो राजस्व प्राप्त होता है उसका प्रयोग वो किसी भी उद्देश्य के लिए कर सकता है, जरूरी नहीं कि उसके लिए कोई विशेष उद्देश्य निश्चित किया गया। वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार अधिभार से प्राप्त जो राजस्व होता है ये भी राजस्थान राज्य सरकारें होती हैं, इनके साथ बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अधिभार की प्रकृति भी अस्थायी होती है, मतलब अधिभार कुछ समय के लिए लगाया जाता है, स्थायी रूप से नहीं लगाया जा सकता। तो उपकर हो या अधिभार हो
दोनों के दोनों ही अधिक समय के लिए नहीं लगाया जा सकता। जब आपकी ज़रूरत थी तब लगा दिया, अब लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने करों के बारे में जानने का प्रयास किया, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा किस किस तरह के कर लगाए जाते हैं, करों की क्या प्रकृति होती है, करों से क्या लाभ है क्या नहीं है, और कौन कौन से कर राज्य सरकार लगाती है, कौन से कर केंद्र सरकार लगाती है, उन सब करों के बारे में जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।